अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5.1 स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहला प्रश्न किए निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने प्रयोग करके ये 6 क्वेश्चन दूरी के किए थे। उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन करना शुरू किए। दूसरे क्वेश्चन में नीचे दिए गए बिंदु एक रेखी हैं या नहीं, इसकी जांच कीजिए। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने एक रेखी है कि नहीं है ये पता किया था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखिए प्रश्न संख्या 5.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सब में दूरी का ही सूत्र प्रयोग होगा। और दूरी का सूत्र अगर आप देखिए तो 6 क्वेश्चन में यहाँ 6 बार यूज कर चुके हैं, और दूसरे क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में 3-3 बार यूज कर रहे थे। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 बार है और 6 बार है, 18 बार मैंने दूरी का सूत्र प्रयोग करके आपको बता दिया है। तो अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आगे भी जितने क्वेश्चन है सब में दूरी का ही सूत्र प्रयोग होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, 4 और 1 ऋण 4 से समान दूरी पर हो। ये क्वेश्चन है, इधर देखिए, यहां मैंने किया है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a -3, 4 और b 1, -4 से समान दूरी पर हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु रहता है तो उसके लिए मैंने आपको लिखा के दिया था कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y वाला मान 0 होता है। देखिए, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है, मतलब x की जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन y वाला मान जो रहेगा वो हमेशा 0 रहता है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसका x वाला मान कोई भी संख्या हो सकता है, पर y वाला मान हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, अगर y अक्ष पर बिंदु है तो उसका x वाला मान 0 रहेगा और y वाला मान कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब x अक्ष पर स्थित बिंदु का y वाला मान 0 होता है और y अक्ष पर स्थित बिंदु का x वाला मान 0 होता है। तो यहाँ देखिए वही माना गया है। x अक्ष पर बिंदु बोला है, यहाँ 2 बिंदु पहले से ही दिए गए। एक बिंदु दिया है a -3, 4, दूसरा दिया है b 1, -4, और x अक्ष का बिंदु निकालना है। तो मान लेते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक है px0। अब ये जो हमने p माना है, आप इस p की जगह कोई दूसरा अक्षर भी ले सकते हैं, केवल a और b नहीं ले सकते। a और b ऑलरेडी दिया हुआ है, तो a और b को छोड़ के कोई भी दूसरा अक्षर आप ले सकते हैं। तो मान लिया मैं कि ये जो x अक्ष पे जो बिंदु है उसका निर्देशांक है px0। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, उदाहरण 5 पेज नंबर 106 पर 106 नंबर का उदाहरण 5। इस क्वेश्चन, ये प्रश्न और इस उदाहरण में केवल एक चीज का फर्क है, यहाँ बोला है y अक्ष पर स्थित बिंदु और हमारे क्वेश्चन में x अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो जब x अक्ष पर बिंदु है तो हमने लिया है x0, और यहाँ देखो उदाहरण में y अक्ष पर बिंदु स्थित है, इसलिए उसको उसने लिया है 0y। ओके, अब हमें क्या दिखाना है कि हमारा ये बिंदु p x0 है, एक बिंदु a है -3, 4, दूसरा बिंदु b है 1, -4। इसने बोला कि ये जो x अक्ष पर स्थित बिंदु है जितना दूर a से है उतना ही दूर b से है। मतलब x अक्ष पर स्थित बिंदु p की जितनी दूरी a से है, अर्थात जितना लंबाई pa की है, उतनी ही दूरी इस बिंदु की b से भी है, मतलब उतनी ही लंबाई pb की है, अर्थात pa बराबर pb। फिर से क्वेश्चन समझो कि ये जो बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु p है, इसकी a से दूरी जितनी है उतनी ही दूरी इसकी b से है, मतलब pa बराबर pb। ये कंडीशन दिया हुआ, देख लीजिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब यह बिंदु हमें पता करना है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु a और b से समान दूरी पर है, मतलब यह बिंदु जितनी दूर a से है उतना ही दूर b से है। तो यहाँ दिया है प्रश्नानुसार pa बराबर pb। अब दूरी का सूत्र हम जानते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है? करणी में ये आपको याद होगा, इसको याद कर लीजिए, एक ही सूत्र है।
करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ध्यान रखिए कोई भी सूत्र अगर आपको पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसको याद कर जाइए आप। तो ये सूत्र है करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यही दूरी का सूत्र हमें यहाँ PA में भी लगाना है और यही दूरी का सूत्र यहाँ PB में भी लगाना है। ध्यान देना, ये जो दूरी का सूत्र है एक बार मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसको यूज करूंगा मैं दो बार। एक बार PA के लिए यूज करूंगा, एक बार PB के लिए यूज करूंगा। जब मैं PA के लिए यूज करूंगा तो मैं P को मान लूंगा, पेंसिल से मैं यहाँ लिख लेता हूँ x1 y1 और A को मैं मान लूंगा x2 y2। ये देखिए, इसको P को मान लिया x1 y1 और A को मान लिया x2 y2। अब इस सूत्र में मैं रखूंगा जब PA के लिए, बाईं तरफ PA है, ये देखिए बाईं तरफ मैं फिर से लिख दिया हूँ PA बराबर PB। तो बाईं तरफ PA में भी एक बार यूज करेंगे, फिर बराबर फिर PB में भी यूज करेंगे। तो चलिए पहले PA में यूज करते हैं। तो यहाँ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आएगा -3 माइनस x होल स्क्वायर 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। या फिर आपको मैंने बताया था कि आप उल्टा भी यूज कर सकते हो, ऐसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ में मतलब क्या सूत्र में क्या रहता है, हमेशा x वाले में से x वाला मान माइनस करना रहता है, y वाले में से y वाला मान माइनस करना रहता है। तो चलिए x माइनस, देखिए पहले x फिर ये सूत्र वाला माइनस फिर x1 मतलब अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप इसको यहाँ समझो उल्टा माना, मैंने इसको x1 y1 माना है और इसको x2 y2। आप बोलो अगर हम इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो देखिए क्या किया गया, पहले x2 माइनस x1, तो x माइनस x2 का मतलब x हो गया, फिर माइनस ये सूत्र वाला, फिर x1 का मान क्या है -3, तो ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि एक माइनस पहले से ही सूत्र वाला था, और x1 का मान भी -3 है तो ब्रैकेट कर दिया, होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये तो PA के लिए देखो हमने लगा दिया, ये PA के लिए फॉर्मूला हो गया। अब ये PB के लिए लगाएंगे, तो जब PB के लिए लगाएंगे तो ये को मान लीजिए अब PB के लिए लगा रहे हैं तो हमने B को मान लिया x1 y1 और P को मान लिया x2 y2। अब चाहे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं। मैंने बताया था ना किसी को भी मानो, इन दोनों के बीच यूज हो रहा है, तो एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मान लो। हमने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2, तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे। देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखिए 0 माइनस -4 होल स्क्वायर। अब यहाँ x माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 होल स्क्वायर और यहाँ प्लस ये 0 माइनस 4 कितना आएगा, ये प्लस और माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 में से 0 गया 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस होल स्क्वायर, ये ऐसे ही है। और यहाँ 0 में 4 जोड़ेंगे 4, तो यहाँ पे मुझे 4, यहाँ भी 4 नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ देखो पहले माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो 0 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ जरा स्टेप देखना, मैं एक स्टेप बचाया हूँ इसलिए ध्यान से समझना, नहीं तो आप क्या करोगे बाद में वीडियो खत्म होगा सर ये स्टेप नहीं समझा। जब वीडियो में अच्छे से समझाया जाता है तो फिर आप बाद में क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ देख लो ax माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 होल स्क्वायर और ये 0 माइनस 4 का मान कितना आएगा -4 होल स्क्वायर। यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ 0 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर अब क्वेश्चन आता है कि वर्क क्यों किया। ये देखो जब इस तरफ भी करंडी लगी है, इस तरफ भी करंडी लगी है, अगर आप वर्क कर दोगे तो करंडी हट जाएगी। ये जरा इसको ध्यान रखो, अगर जैसे इधर भी करंडी लगा है, इधर भी करंडी लगा है और आप इसको वर्क कर देते हो तो इधर का करंडी हट जाएगा और इधर का भी करंडी हट जाएगा। इधर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर ये करंडी भी कट जाएगी, ये भी करंडी भी कट जाएगी, x बराबर y आ जाएगा। तो ऐसे देखो यहाँ पे ध्यान से, जब वर्क करेंगे तो इधर की भी करंडी हट जाएगी, इधर की भी करंडी हट जाएगी।
तो इधर बचेगा क्या, जो अंदर का पार्ट है वो बचेगा, इधर भी अंदर का पार्ट बचेगा। अंदर का पार्ट इधर क्या है, x+3 होल स्क्वायर है प्लस, और यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर 16। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, x-1 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 0+4 करेंगे, ध्यान देखना 0+4 कितना आएगा, 4 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब ये +16 है, ये भी +16, 16 अगर हम इधर लेके आए, ध्यान देना ये तो +16 है ही, अगर इस 16 को हम इधर लेके आए तो माइनस हो जाएगा, तो 16 कट जाएगा। यहाँ बचेगा x+3 का होल स्क्वायर बराबर x-1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना अभी बचेगा, मैं यहाँ थोड़ा स्टेप कम किया हूँ, यहाँ बचेगा x+3 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर से आपका सूत्र यूज हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र क्या यूज हुआ है। यहाँ सूत्र यूज हुआ है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², जगह मेरे पास कम है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है a+b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। अब देखो इस तरफ यूज हुआ है a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + 2ab + b², और इस तरफ यूज हुआ है a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर भी याद करो, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², यहाँ प्लस की जगह माइनस रहेगा। तो पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ए वाला फॉर्मूला, a+b होल स्क्वायर, a की जगह x हो गया, b की जगह 3 हो गया। ध्यान से देखो, a की जगह x, b की जगह 3, तो पहले हो जाएगा a², तो मतलब हमारा x² प्लस 2ab, मतलब 2 गुणे a गुणे b, देखो 2 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे x गुणे 3, 2 गुणे x गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6x आएगा, और फिर b का स्क्वायर, तो हमारा 3 का स्क्वायर 9। ऐसे यहाँ a-b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a², a मतलब हमारा x का स्क्वायर, फिर -2ab, मतलब 2 गुणे x गुणे 1, 2 गुणे x गुणे 1, तो 2 गुणे x गुणे 1 करेंगे तो 2x आएगा, और फिर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब यहाँ से फिर से देखो ये प्लस x² इधर आएगा, तो ये पहले से ही प्लस x² है, ये प्लस x² इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x² कट जाएगा, यहाँ 6x + 9 आएगा, यहाँ -2x + 1 आएगा। अब यहाँ पे ये -2x को बराबर किधर लाएंगे तो +2x हो जाएगा। देखो ये 6x पहले से ही है, -2x इधर आएगा तो +2x, और +9 बराबर किधर जाएगा तो -9। 6x और 2x जोड़ेंगे तो 8x आएगा, और ये प्लस और माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 9 में से 1 गया 8, बड़ी संख्या के सामने माइनस, फिर 8 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, 8 उधर जाके भाग, 8 1 के 8, ऋण 1 आएगा, x का मान ऋण 1। जब x का मान आ गया हमें, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हमने माना था, x0 माना था, और x का मान ऋण 1 आ गया तो हो जाएगा ऋण 1 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 है, तो x का मान ऋण 1 आ गया तो हो जाएगा बिंदु -1 0। आप चाहे तो यहाँ P लिखें चाहे ना लिखें, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर में लिखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक -1 0 है। अब यही देखेंगे, अगर उदाहरण 5 आप देखेंगे तो उदाहरण 5 में भी देखो वही किया उसने, y अक्ष पर बिंदु 0y मान्य है, फिर लिखा है pm बराबर pn, फिर ध्यान दो उसने यहीं पे स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर क्यों कर लिया, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाया था करणी वाला, उसने, क्योंकि मैं यहाँ स्क्वायर नहीं किया था, और उसने क्या किया, जब यहीं पे स्क्वायर कर लिया तो ये दूरी का सूत्र तो उसने 2 बार लगाया, एक बार pm के बीच लगाया दूरी का सूत्र, एक बार pn के बीच दूरी का सूत्र लगाया, लेकिन क्योंकि स्क्वायर किया था इसलिए उसने करणी नहीं लगाया, जबकि मैंने यहाँ पे देखो करणी लगाया था। मैं बाद में वर्क किया था, बाद में स्क्वायर करके करणी हटाया था, तो मैंने जो काम बाद में स्क्वायर करके करणी हटाया था वो काम उसने पहले ही कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ देखो पहले ही करणी हटा दिया, बाकी सब काम वही किया है उसने भी। देखो यहाँ पे उसी तरीके से y का मान मिल गया, तो जब y का मान -2 मिल गया तो बिंदु
हो जाएगा 0y मतलब 0 और y का मान -2, तो बिंदु हो गया 0 -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु P-22, Q-22 और R-27 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, जांच कीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसे सिद्ध होगा, तो समकोण त्रिभुज के लिए मैं यहाँ पे देखो डायग्राम बना रहा हूं। आपको एक त्रिभुज बनाना है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं इसकी निकालनी है। जब त्रिभुज देखो त्रिभुज में PQR, तो इसकी तीन भुजा क्या होगी, एक भुजा PQ होगी, दूसरा QR होगा, तीसरा PR होगा। तो ये देखो हमने दूरी का सूत्र लगाया यहाँ पे, एक बार PQ निकाला दूरी के सूत्र से तो 4 आ गया। अब दूरी का सूत्र निकालना आप सीख चुके हो। फिर एक बार QR निकाला तो एक बार देखो P और Q के बीच दूरी का सूत्र लगा के PQ निकाला। फिर Q और R के बीच दूरी का सूत्र लगा के QR निकाला तो 5 आया। और फिर P और R के बीच दूरी का सूत्र लगाया तो PR निकाला, उसका मान करणी में 41 आया। तो इस तरीके से जब तीनों मान आ गए, क्या क्या PQ R, तो PQ का मान कितना आ गया हमें देखो 4, QR का कितना आ गया 5 और PR का कितना आ गया करणी में 41। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ चेक करेंगे। अभी आप पढ़ोगे दूसरा चैप्टर इसी में, तो दूसरा चैप्टर है पाइथागोरस का प्रमेय, तो उसी में एक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा का वर्ग करिए, जो दो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़िए। ध्यान से समझना, पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि जो त्रिभुज है उसमें तीन भुजा होती है, 1 2 3, तो उसमें जो दो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ो। अगर वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। हम क्या करेंगे, दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं, एक PQ भुजा है, दूसरा QR भुजा है, तो उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PQ का मान कितना है 4, QR का 5 है, तो PQ की जगह 4 का स्क्वायर प्लस QR की जगह 5 का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 और 16 जोड़ेंगे 41। इसको समीकरण 1 कर दिया। तो इस तरीके से ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना आ गया 41। अब अकेले कर्ण का वर्ग करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो PR का वर्ग करेंगे तो करणी में 41 का वर्ग किया, करणी में 41 का वर्ग करेंगे तो करणी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो करणी हट जाती है, कितना आएगा 41। करणी वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगी, मतलब कितना आएगा 41 आएगा। तो PR स्क्वायर का मान 41 आ गया, इसको भी समीकरण 2 कर दिया। अब देखिए दो भुजाओं के वर्ग, दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जितना आया उतना ही बड़ी भुजा का वर्ग आया। इसका मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर आ गया PR स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, ये देखिए बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इसका मतलब त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज PQR या समकोण त्रिभुज है। तो अगर किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, 3 बार दूरी का सूत्र लगा के तीनों भुजाएं निकालेंगे, 1 2 3, तीनों भुजाएं निकालने के बाद उसमें जो दो छोटी भुजा रहेगी उसके वर्गों का योगफल निकालेंगे, उसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसका वर्ग निकालेंगे, उसको समीकरण 2 मानेंगे। अगर जो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो यह समकोण त्रिभुज है। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आता है तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। सिद्ध कीजिए कि PQR या शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको फिर से वही जो सूत्र है उसको लगाना है 4 बार। ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है
ये चतुर्भुज है PQRS। तो हमें इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो पहले हम 4 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। एक बार PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे, फिर RS निकालेंगे, फिर PS निकालेंगे। इधर देखिए, पहले P इसमें दिया है, देखो P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, S। तो पहले एक बार PQ के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो PQ निकालेंगे, फिर QR के बीच दूरी का सूत्र लगा के QR निकाला। फिर ऐसे यहाँ ये डायग्राम बना के देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले PQ निकालिए तो P और Q के बीच दूरी का सूत्र लगाइए, फिर QR निकालिए तो Q और R के बीच दूरी का सूत्र लगाइए, फिर RS निकालिए तो R और S के बीच दूरी का सूत्र लगाइए, फिर PS निकालिए तो P और S के बीच दूरी का सूत्र लगाइए। 4 बार दूरी का सूत्र लगाया हमने। तो जैसे PQ के बीच दूरी का सूत्र लगाया, और दूरी का सूत्र केवल एक बार लिखो और उसको लगाओ जितनी बार लगाना है। तो PQ निकाला, उसका मान आ गया 5 करनी में 2। QR निकाला, उसका मान आया 4 करनी में 2। RS निकाला, उसका मान आया 5 करनी में 2। और PS निकाला, उसका मान आया 4 करनी में 2। अब अगर ये चारों मान हमने निकाल लिए, PQ, QR, RS और PS, तो समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगा? अगर जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब अगर PQ का मान SR के मान के बराबर आ जाए और PS का मान QR के मान के बराबर आ जाए, मतलब आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान हो जाए, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ देखिए, PQ का मान SR के बराबर होना चाहिए। तो PQ का मान 5 करनी में 2 आया है, तो यहाँ से देखिए RS का मान भी 5 करनी में 2 आया है। तो PQ का मान RS के मान के बराबर है। अब PS और QR का बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, QR का मान 4 करनी में 2 आया है और PS का मान भी 4 करनी में 2 आया है। तो ये PS और QR का मान भी समान आ गया। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं समान है, तो यह समांतर चतुर्भुज है। यहाँ देखिए, PQ बराबर RS के है और QR बराबर PS के है। चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं समान है, इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि 4 बार दूरी का सूत्र लगाना है, उसकी चारों भुजाएं निकालनी है। अगर आमने सामने की भुजाएं समान आ गई तो वह समांतर चतुर्भुज है, अगर आमने सामने की भुजाएं समान नहीं है तो वह समांतर चतुर्भुज नहीं है। प्रश्न 6 देखेंगे अगर, तो इसमें सम P2 - 2, 7, 3, 11 - 1 और 6 - 6 ये सिद्ध करना है कि यह सम चतुर्भुज, यहाँ देखो हमने समांतर लिखा हुआ, यहाँ सिद्ध करना है कि सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज क्या होता है आपने पढ़ा है 8वीं में। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। सिद्ध करना है मतलब इसकी चारों भुजाएं हमें क्या दिखाना है, समान दिखाना है। तो इसके लिए हम वही करेंगे, दूरी का सूत्र कितनी बार लगाएंगे, दूरी का सूत्र यहाँ हम 4 बार लगाएंगे। यहाँ देखिए, ये भी दिया है PQRS। तो जैसे अभी हमने, ये तो सिद्ध हो गया ना कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये तो हमें सिद्ध करना था समांतर। उसके बाद हम 6वां क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमें दिखाना रहेगा कि वह सम चतुर्भुज है। यहाँ ऐसे ही लिखा था। हाँ देखिए 6वां, ये तो उत्तर लिखा, पिछले का उत्तर था, ये सही था हमारा। प्रश्न 6, सिद्ध कीजिए बिंदु ABCD सम चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु। अब देखिए, सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है सिद्ध करना पड़ेगा सम चतुर्भुज के लिए, कि वही 4 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब 4 बार अगर दूरी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से देखिए, जैसे ABCD ये 4 बिंदु है, तो जैसे दूरी का सूत्र लगाया, पहले हम यहाँ पे मैं सम चतुर्भुज बनाया हूँ, देखिए ABCD। तो पहले एक बार AB निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर AD। यहाँ देखिए, दूरी का सूत्र एक ही बार लिखा, फिर 4 बार लगाया उसको। एक बार AB निकाला दूरी के सूत्र से, फिर BC निकाला दूरी के सूत्र से, तो AB का मान निकाला तो 3 करनी में 10 आया, फिर BC का मान निकाला तो 3 करनी में 10 आया, फिर CD निकालेंगे, CD का मान 3 करनी में 10, फिर AD निकालेंगे, AD का मान 3 करनी में 10,
तो हमने चारों भुजाएं निकाली है दूरी के सूत्र से, एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। तो हम देख रहे हैं कि चारों भुजाओं का मान समान आ रहा है। देखो ए बी का मान भी 3 करणी में 10, बी सी का मान भी 3 करणी में 10, सी डी का मान भी 3 करणी में 10, ए डी का मान भी 3 करणी में 10। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों भुजाएं समान आ गई। और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी है समचतुर्भुज है। उत्तर में लिख दिया ए बी सी डी समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो इसका मतलब अगर आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो समांतर चतुर्भुज के लिए आपको उसकी आमने सामने की भुजाएं समान दिखानी है, और अगर समचतुर्भुज सिद्ध करना तो उसकी चारों भुजाएं समान दिखानी है। अब इसी में दो चीज और मैं डिस्कस कर देता हूं, आयत और वर्ग। अगर मान लो आपको आयत सिद्ध करना हो, ये देखिए ऐसे आयत है, अगर आपको आयत सिद्ध करना हो तो आयत के लिए आपको 6 बार दूरी का सूत्र लगाना है। एक बार ए बी निकालना है, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। तो आयत में आपको दिखाना है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान, ए बी सर्वांगसम डी सी, ए डी सर्वांगसम बी सी। अगर आपने आमने सामने की भुजाएं समान दिखा दिया तब तो समांतर चतुर्भुज हो गया। तो फिर आयत कैसे सिद्ध होगा? आयत के लिए 2 चीज और दिखाना पड़ेगा, इसका विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी निकालो। अगर इसके विकर्ण ए सी और बी डी भी समान आ जाते हैं तो यह आयत होगा। तो आयत के लिए क्या क्या समान होना चाहिए? एक तो ए बी भुजा डी सी भुजा के समान होनी चाहिए आमने सामने की, ए डी भुजा बी सी के। अगर केवल इतना ही समान रहेगा तो यह आयत नहीं होगा। अगर केवल आमने सामने की भुजा समान होती है तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर आप एक चीज और दिखा देते हो कि विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के, विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है, तब यही समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा, आयत सिद्ध हो जाएगा। तो आयत में आपको 6 बार दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप देखो तो वर्ग में भी ऐसा ही किया गया है। आप देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पर वर्ग के लिए दिया है। देखिए उदाहरण 4, पेज नंबर 105 पे उदाहरण 4, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी डी, अब यहाँ लिखा नहीं हमने, उसको ए बी सी डी माना है, देखो बाद में ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष बिंदु। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है? वर्ग है। अब ए बी सी डी वर्ग सिद्ध करना है तो हम इसमें 6 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, चारों भुजा निकाल लेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे ए सी बी डी। ये देखिए यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाया, देखो 6 बार ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर ए सी, फिर विकर्ण ए सी। ये विकर्ण है, ए सी और बी डी ये विकर्ण है, ये भुजाएं हैं, ये भुजा है विकर्ण। तो यहाँ पे वर्ग की क्या खास बात होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है। अब आप बोलो चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की समान होती हैं, तो वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन अगर आप केवल इतना ही दिखाते हो कि चारों भुजाएं समान है तब वो वर्ग सिद्ध नहीं होगा, तब वो समचतुर्भुज सिद्ध होगा। तो देखो यहाँ चारों भुजाएं समान है, 1 2 3 4। ए बी का मान करणी में 34 आया, बी सी का भी करणी में 34 आया, सी डी का भी करणी में 34 आया, ए डी का भी करणी में 34। चारों भुजाओं का मान करणी में 34 आया, तो इसकी चारों भुजाएं समान हो गई, तो यह समचतुर्भुज हो गया। अब वर्ग कैसे सिद्ध होगा? इसके विकर्ण समान होने चाहिए। अब देखिए विकर्ण ए सी का मान भी करणी में 68 आया, विकर्ण बी डी का मान भी करणी में 68 आया। जितना विकर्ण ए सी का आया उतना ही विकर्ण बी डी का, ये विकर्णों के मान समान आ गए, तो इसलिए यह वर्ग है। तो दूरी का सूत्र कितनी बार लगा? 6 बार। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए दूरी का सूत्र 4 बार लगाना है और आमने सामने की भुजाएं समान दिखानी है। समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए दूरी का सूत्र 4 बार लगाना है और उसकी चारों भुजाएं समान दिखानी है। आयत सिद्ध करने के लिए आपको दूरी का सूत्र 6 बार लगाना है, उसमें उसकी आमने सामने की भुजाएं समान दिखानी है और विकर्ण समान दिखाना है। और वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको 6 बार दूरी का सूत्र लगाना है, उसकी चारों भुजाएं समान दिखानी है और विकर्ण समान दिखाना है। इस तरीके से आपका ये उदाहरण भी हो गया। 5 उदाहरण समझो हमने कर लिया, उदाहरण 5 तक यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 तक कर लिया है।
तो अभी 2 क्वेश्चन और बचते हैं, 7वां और 8वां, जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।